सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एनएसएम सीरीज 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सर्टिफिकेशन की हर एक चैप्टर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 9 यानी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। यानी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन की जो अकाउंटिंग प्रोसीड्योर है, टैक्सेशन का जो प्रोसेस है, उसके बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर की वेटेज है 5, यानी एनआईएसएम की एग्जाम में आपको इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं। एजेंडा में सबसे पहले रहेगी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग का जो प्रोसीड्योर है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट जो एजेंडा है वो है कि डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन की टैक्सेशन कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटी है, सिर्फ एजेंडा में 2 ही टॉपिक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। एजेंडा के हिसाब से सबसे पहले मैं बात करूंगा डेरिवेटिव की अकाउंटिंग के ऊपर। देखिए, कोई भी अगर इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय करे या फिर सेल करे, चाहे वो ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो, हर एक को अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है। अदरवाइज उसको प्रॉफिट और लॉस समझ में नहीं आएगा। लेकिन सवाल है वो अकाउंटिंग मेंटेन कैसे करें, उस अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स क्या है, मेथड्स क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, इन सारी चीज के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। इंडिया में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 और 32 के अनुसार है। इसको हम लोग इन शॉर्ट एएस 30, एएस 31 और एएस 32 कह सकते हैं। और ये बिल्कुल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ अलाइन भी है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी चीज के ऊपर हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर। देखिए, आपको पता ही है, कोई भी ट्रेडर अगर डेरिवेटिव में ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस दिन ट्रेड होती है उसी दिन मार्केट क्लोज होने के बाद ब्रोकर अपना क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजती है और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होती है अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन रिलेटेड सारी डिटेल्स रहती है, जैसे कि ट्रेड डेट, सेटलमेंट डेट, कितनी क्वांटिटी का ट्रेड हुई है, कौन सी प्राइस में ट्रेड हुई है, कितनी बुकरेज लगी, कितनी टैक्सेस लगी, इतने सारे डिटेल्स उसके अंदर रहती है। इसीलिए जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलती है, यानी जिस दिन ट्रेड होती है उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाती है और उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर बेस करके सारी डिटेल्स चेक करके उसको अकाउंट्स में एंट्री भी करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा मार्क टू मार्केट यानी एमटीएम के बारे में। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग होती है उसमें जितने भी पक्ष काम करती है उसका हर एक का अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बता सकता हूं, एक ब्रोकर के लिए उसको डेली बेसिस में अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है। बाकी सबके लिए वीकली या फिर क्वार्टरली वो लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो एवरी अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद हर कोई चेक करते हैं कि उसके पास डेरिवेटिव पोजीशंस कितनी ओपन है। उसको करंट मार्केट प्राइस में यानी सेटलमेंट प्राइस में उसको रिवैल्यूट की जाती है और उसको अकाउंट में एंट्री की जाती है। कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिनल कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, यानी ओरिजिनल प्राइस में उसको एंट्री नहीं किया जाता है। तो इसी तरह डेरिवेटिव पोजीशंस की जो होल्डिंग है उसका ट्रू एंड फेयर वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट और लॉस है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेटलमेंट अकाउंट के बारे में। देखिए, ये बहुत ही टेम्पोररी अकाउंट है। आपको पता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जो सेटलमेंट होती है वो T+1 डे में होती है। इस डेट को हम लोग सेटलमेंट डेट कहते हैं। तो सेटलमेंट डेट में जब कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट होती है उस समय फंड रिसीव भी हो सकती है या फिर फंड पेमेंट भी हो सकती है। तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक टेम्पोररी सेटलमेंट अकाउंट यूज की जाती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की पेइंग ऑब्लिगेशन है तो उस सेटलमेंट अकाउंट को क्रेडिट की जाती है और अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की पे आउट रिसीव होती है तो सेटलमेंट अकाउंट में उसको डेबिट की जाती है। ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। इसी तरह एक सेटलमेंट अकाउंट को मेंटेन की जाती है। अब मैं बात करूंगा डेली सेटलमेंट और फाइनल सेटलमेंट के बारे में। देखिए, डेली सेटलमेंट क्या होती है, फाइनल सेटलमेंट क्या होती है, इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। इसके लिए आपको पुराना वीडियो आपको देखना पड़ेगा। यहां पर मैं बात करूंगा इसकी अकाउंटिंग किस तरह मेंटेन की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले बात करूंगा डेली सेटलमेंट के बारे में। देखिए, आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले भी मैं बोला
कि डेली सेटलमेंट यानी एमटीएम सेटलमेंट जो डेली बेसिस में होती है। इसीलिए देखा जाता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट कितनी है और लॉस कितनी है। देखिए, जितने में खरीदते हैं, जितने में बेचते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है, उसी को हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस कहते हैं। अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रॉफिट हुई, तो उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और अगर लॉस हुई, उसको आपके अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब फाइनल सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही है कि फाइनल सेटलमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायरी हो जाती है, तब फाइनल सेटलमेंट प्राइस डिसाइड होती है, और उस फाइनल सेटलमेंट प्राइस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज की जाती है, यानी सेटल की जाती है। अब उस समय देखा जाता है कि अल्टीमेट प्रॉफिट कितनी हुई और लॉस कितनी हुई, उसको भी प्रॉपरली अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो अकाउंटिंग के बारे में बताया। तो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, आशा करता हूं आपको समझ में आया। तो अभी मैं आपको डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का जो टैक्सेशन प्रोसेस है, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार जब टैक्स फाइल की जाती है, उसको किस तरह एंट्री की जाती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन किस तरह एंट्री की जाती है। देखिए, किसी भी तरह की अगर नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होती है, और इस तरह का ट्रांजैक्शन से अगर किसी भी प्रॉफिट लॉस होती है, तो उस प्रॉफिट और लॉस को एनी अदर बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट की जाती है। जब हम लोग इनकम टैक्स का फाइल बनाते हैं, तो एनी अदर बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में उसको एडजस्ट की जाती है। और अगर किसी भी तरह की स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होती है, और इस तरह के ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट लॉस होती है, तो उस प्रॉफिट और लॉस को जब हम टैक्स फाइल बनाते हैं, अदर स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट में उसको एंट्री की जाती है। अब देखते हैं कि इक्विटी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का किस तरह एंट्री हो। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अगर किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी तरह की डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन होती है, चाहे फ्यूचर में ट्रांजैक्शन हो या फिर ऑप्शन में ट्रांजैक्शन हो, हर तरह का ट्रांजैक्शन को नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के हिसाब से क्लासिफाई की जाती है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट कह रही है कि डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन एक नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अगर नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, तो इसमें से जो प्रॉफिट और लॉस होगी, जब हम इनकम टैक्स फाइल बनाएंगे, तो उसको एनी अदर बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में उसको एडजस्ट करेंगे। अब मैं आपको इनकम टैक्स की हेड ऑफ इनकम के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इनकम अगर टैक्सेबल हुई, तो उसको कौन सी हेड के अंदर ट्रीट किया जाएगा? क्या वो बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर ट्रीट किया जाएगा, या फिर कैपिटल गेन हेड के अंदर ट्रीट किया जाएगा? तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। ये टोटली डिपेंड करता है कि ट्रेडर का इंटेंट और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी एक ट्रेडर कैसे काम कर रही है। अगर एक ट्रेडर बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रेड करते हैं, या फिर हेजिंग करते हैं, या फिर फ्रीक्वेंटली स्पेकुलेशन करते हैं, अगर इस तरह का ट्रेडर का कोई इनकम या फिर लॉस हुई, तो उसको इनकम टैक्स के हिसाब से बिजनेस इनकम हेड के अंदर ट्रीट किया जाएगा। और अगर कोई ट्रेडर उसका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है, उसको हेज करने के लिए अगर डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, और ये बहुत ही ओकेशनली करते हैं, इस तरह का ट्रांजैक्शन से अगर किसी भी तरह की गेन हुई, तो उसको कैपिटल गेन हेड के अंदर ट्रीट किया जाए। इंडिया में ज्यादातर इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटरी फार्म्स ट्रेडर के हिसाब से ही काम करते हैं, यानी उसका ट्रेडिंग बहुत ही फ्रीक्वेंट होती है, स्पेकुलेशन होती है। तो वैसे केसेस में जो भी इनकम और लॉस होती है, उसको बिजनेस इनकम हेड के अंदर ट्रीट की जाती है। अब मैं आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 एडी के बारे में बताऊंगा। देखिए, किसी भी बिजनेस का टर्नओवर अगर 50 लाख से कम हुई, यानी 5 मिलियन रुपीस से कम हुई, तो ऐसे केसेस में बिजनेस का जो टोटल टर्नओवर है, उसके ऊपर इनकम कितना प्रिज्यूम की जाती है, यानी अनुमान की जाती है। तो आमतौर पे अगर डिजिटल रिसीव रहती है, तो ऐसे केसेस में टर्नओवर के ऊपर 6% इनकम प्रिज्यूम की जाती है, और अदर केसेस में टर्नओवर के ऊपर इनकम 8% प्रिज्यूम की जाती है। लेकिन इस तरह का सेक्शन डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव ट्रेडिंग का जो नेचर है, वो इसको इन एलिजिबल बनाती है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में हाई टर्नओवर होती है, और उसके साथ साथ मार्जिन भी बहुत ही कम होती है। अब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 28 के अनुसार डेरिवेटिव ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट और गेन्स कैलकुलेट होती है, उसका नॉर्मल कंप्यूटेशन के बारे में। देखिए, ये जो मेथड है ना, ये सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है। तो सवाल है, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती है। जितने भी लॉसेस है, उसको नेटिंग ऑफ करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकलती है। उसमें से अलोएबल बिजनेस एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, और इसी तरह
प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर नेटिंग ऑफ द ऑल लॉसेस माइनस अलाउएबल बिजनेस एक्सपेंसेस। अब मैं आपको डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का जो लॉसेस है उसको सेटअप करना और लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना उसके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले सेटअप के बारे में बात करते हैं। आपको तो पता ही है, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जो होती है इसको हम लोग नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ठीक उसी तरह डेरिवेटिव लॉसेस जो है, इस तरह का लॉस को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस भी कहते हैं। अगर डेरिवेटिव लॉस होती है तो उसको सेटअप भी करना है। तो सेटअप करने के लिए किसी भी तरह की बिजनेस इनकम और एनी अदर इनकम जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में उसके अगस्त में उसको सेटअप की जाती है। आप बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड के बारे में। तो लॉस को किस तरह कैरी फॉरवर्ड की जाती है और कब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस फाइनेंशियल ईयर में डेरिवेटिव में लॉस होती है तो उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में सारे के सारे डेरिवेटिव लॉस को सेटअप की जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि डेरिवेटिव लॉस को फुल्ली सेटअप नहीं कर पाए, तो वैसे केसेस में नेक्स्ट 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस तरह का लॉसेस, यानी नेक्स्ट 8 सब्सिक्वेंट ईयर्स तक इस तरह का लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह का लॉस को कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस कहते हैं। तो अगर किसी भी तरह की कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस है तो उसको सेटअप करने के लिए किसी भी तरह की बिजनेस इनकम, किसी भी तरह की मतलब किसी भी तरह की डेरिवेटिव बिजनेस होना जरूरी नहीं है, तो किसी भी बिजनेस इनकम में उसी फाइनेंशियल ईयर में उसके अगेंस्ट में उसको सेटअप की जाती है। अब बात करेंगे टैक्स रेट के बारे में। देखिए, टैक्स रेट तो सबके लिए अलग अलग होती है। अगर कोई इंडिविजुअल्स या फिर एचयूएफ होती है और वो ट्रेडर के रूप में काम करते हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट से जो भी इनकम होती है उसको इनकम में ऐड किया जाता है और इंडिया का जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उस स्लैब के अनुसार उसको टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी हुई, तो ऐसे केसेस में अराउंड 30% फ्लैट रेट में टैक्स पे करना पड़ता है। इसके साथ सरचार्ज और सेस भी ऐड होती है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसको हम लोग इन शॉर्ट एएमटी कहते हैं। आपको तो पता ही है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक बिजनेस टाइप की ट्रेडिंग है, तो इसीलिए ऐसे केसेस में एएमटी अप्लाई हो सकती है। अब एएमटी कब अप्लाई होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह का रेगुलर टैक्स पेएबल तभी होती है अगर एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर 18.50% से भी कम टैक्स पे करते हैं तो एएमटी पे करना पड़ता है। तो अब मैं आपको एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आप चाहे तो फ्यूचर के ऊपर काम कर सकते, आप चाहे तो ऑप्शन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। दोनों के लिए एसटीटी कैलकुलेशन का प्रोसेस अलग है। अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं तो सेल साइड के ऊपर आपको एसटीटी देना पड़ेगा। अगर आप सेल करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर आपको 0.01% एसटीटी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन में काम करते हैं, ऑप्शन में भी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो चुकी है उसका सेल साइड के ऊपर भी आपको एसटीटी देना पड़ेगा। तो ऑप्शन का पोजीशन स्क्वायर अप करने के लिए प्रीमियम वैल्यू के ऊपर आपको एसटीटी देना पड़ेगा। अब आखिरी टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। देखिए, जब डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन होती है, ब्रोकर ब्रोकरेज अप्लाई करती है, तो ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगती है। अब जीएसटी कितनी परसेंट लगेगी वो समय समय पर चेंज होती है। जैसे अभी के दिन में इसका रेट है 18%, उसके हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा। तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे वीडियो से आपको काफी जानकारी मिला। अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्त में शेयर भी कर सकते हैं, लाइक्स भी कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।